अच्छा, वेलकम व्यूअर्स। आज हम थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे जो एमएस एक्सेल के हमारे डिफरेंट ट्रिक्स हैं। इफ़ का फार्मूला उस दिन हमने यूज़ किया था कि इफ़ को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके स्टाफ या एक्टिविटीज़ है, जब उसका परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो ज़्यादातर हम टारगेट अचीवमेंट और परसेंट अचीवमेंट पे देखते हैं। अब हमें अगर सिर्फ इसके अलावा और भी चीज़ें देखने हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे ने एक टारगेट अचीव किया है 89%, लेकिन उसने वो 5 दिनों में किया है, और एक बंदे ने 93% अचीवमेंट किया और वो भी उसने 5 दिनों में किए, तो इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस हमें करना चाहिए ना। जब हम रिव्यू करते हैं तो अगर आप सिर्फ एक ही कंडीशन पे रिव्यू कर रहे हो तो वो तो सिंपल आप परसेंट अचीवमेंट या जो भी है उस पे इस तरह करोगे, और पिछले दिन हमने जिस तरह किया था ये हमारे पास एफ फार्मूले से हमने निकाला भी था कि कौन कौन सा, ये अगर लंबा डेटाबेस भी हो तो उसमें हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने सिर्फ अचीवमेंट नहीं देखनी, कितने दिनों में उसने किया, उसका मोर देन या लेस देन यूजुअल परफॉर्मेंस कैसा है, उसके अदर परफॉर्मेंसेस, सब पे मैंने इकट्ठा करना है, तो इसके लिए एक तरीका ये होता है कि जब आप अपने मैनेजमेंट्स में डिसाइड करते हैं कि हम किस किस चीज़ पे देंगे। ये मैंने स्टूडेंट का वैसे किया, लेकिन ये आप स्टाफ का एक्टिविटीज़ का भी कर सकते हो। इंटरवेंशंस आप कर रहे हो, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपका एक इंटरवेंशन है, उसकी परसेंट अचीवमेंट 60% है, 100% है, लेकिन उस एक्टिविटी के मुख्तलिफ चैलेंजेस भी है, इश्यूज भी है। तो अगर आप इस तरह डिफरेंट पर्सपेक्टिव से या डिफरेंट एस्पेक्ट से अपने डेटा को ज़रा और आइडियाज़ जनरेशन के लिए करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर ये एक सिंपल तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ जो कि आप आगे फिर हर जगह यूज़ कर सकते हो। अगर ये आप एक्टिविटी के लिए करते हो, स्टाफ के लिए करते हो, किसी इंटरवेंशन के लिए करते हो। फॉर एग्जांपल मेरा एक इंटरवेंशन था कि मैंने एक स्कूल में बच्चे थे जिनको इम्प्रूव करवाना था परसेंट अचीवमेंट में। एक मेरा ये मेन गोल था कि इनकी परसेंट परफॉर्मेंस जो है, मार्क्स ये ठीक हो जाए। दूसरी, इनकी अटेंडेंस में भी मैंने काम करना था, इनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आते हैं उनमें भी मैंने काम करना था। तो अब मैं सिर्फ एक चीज़ नहीं देख रहा, मैं मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा हूँ और चाहता हूँ कि इन तीनों चीज़ों पे अगर किसी बंदी की पर्सन अचीवमेंट भी अच्छी है, अटेंडेंस भी अच्छी है और कंप्लेंट्स कम है, ये दोनों पॉजिटिव ऊपर जा रहे हो और ये नीचे जा रहे हो, तो ही मैं उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करूंगा और उसकी परफॉर्मेंस का मैं क्लेम करूंगा। इसके लिए फिर तरीक़ाकार क्या है? या तो आप मैनेजमेंट के साथ बैठ के ये डिसाइड करते हो कि इन तीनों को मैं, चूंकि ये दोनों तो प्लस पॉइंट्स है, तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा और उससे कंप्लेंट वाली जो परसेंटेज है वो माइनस कर दूंगा, तो इसका ओवरऑल स्कोर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस बंदी ने 60% मार्क्स लिए हैं लेकिन इसके अटेंडेंस 90% है, तो एक जगह तो इम्प्रूव हुआ है ना, और कंप्लेंट भी सिर्फ दो आए हैं। तो कंप्लेंट के लिए फिर मैंने ये पर्सन शेयर इन कंप्लेंट भी निकाल दिया कि हमें ये पता चले कि जो टोटल कंप्लेंट्स आए हैं उसमें से इसके कितने कंप्लेंट्स हैं। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं ये जो तीन कॉलम है, इन तीनों पे एक बंदे के परफॉर्मेंस को या एक एक्टिविटी की परफॉर्मेंस, अगर ये एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी की अचीवमेंट क्या है, कितने डेज में वो कंप्लीट हो रही है, या उसमें कोई कंप्लेंट्स और चैलेंजेस कितने नंबर में आते हैं, तो इस तरह आप उसको भी कर सकते हो। वो भी अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन सिंपल रखने के लिए पहले इसको करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने पर्सन अचीवमेंट निकाल दी, वो तो सिंपल आपने इस पे किया। अटेंडेंस भी इसकी मैंने ले ली कि कितनी अटेंडेंस है इसकी। अच्छा, इसके अगेंस्ट कंप्लेंट्स कितने कितने आए हैं, वो भी टोटल मैंने इधर डाला हुआ है। अब मैंने परसेंट शेयर भी कंप्लेंट में निकाला कि इसके अगर दो आए हैं तो टोटल में, ये जो हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं, टोटल में इसका क्या परसेंट आ रहा है, ये मुझे इसने परसेंटेज दे दी। अब उस दिन हमने डिस्कस किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने इसमें ये कलर्स लगा दिए। मैंने सिंपल क्या किया, मैं गया कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और टॉप बॉटम रूल पे टॉप 10 को सेलेक्ट करके उसमें से टू टू या तीन तीन जितना आप निकालना चाहते वो मैंने निकाले, और इसको कलर दे दिया कि ये हमने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक सेशन है डिस्क्रिप्शन में नीचे, जो एम एस एक्सेल का
प्लेलिस्ट आ रही उसमें वो मौजूद है, उसमें आप देख सकते हो। तो ये मैंने कलर्स निकाल दिए। अब फॉर एग्जांपल अटेंडेंस में ये दो लोग जो हैं मिनहाज और जमशेद, ये दोनों 98% है अचीवमेंट जो मार्क्स की है। अटेंडेंस में ये 91% है। कंप्लेंट्स इनके अगेंस्ट 21% है। तो अब यहाँ पे जो टॉप पे होगा वो ग्रीन होगा, लेकिन इसमें जो टॉप पे होना चाहिए वो तो ग्रीन नहीं, वो तो रेड होना चाहिए क्योंकि कंप्लेंट है। तो कुछ चीजें पॉजिटिव अच्छे होते हैं और कुछ चीजें जब नेगेटिव हो या कम हो तो अच्छे होते हैं, तो इसीलिए कलरिंग स्कीम है इस तरह करते हैं। अब अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूंगा और मैं जमशेद और मिनहाज का अगर सिर्फ परसेंट अचीवमेंट पे डिसीजन लेता हूं, तो इसके अगेंस्ट जो कंप्लेन इतने आए हैं। तो इसी तरह अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट एस्पेक्ट से अपने डेटा को रिव्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये सब कुछ निकाल लें, फिर इसका एक ओवरऑल स्कोर डिसाइड कर दें। एक तरीका तो ये है। वो कैसे? मैंने क्या किया, मैंने पर्सन अचीवमेंट और पर्सन अटेंडेंस जिसका जितना ज्यादा होगा दोनों को प्लस किया, तो जितना ज्यादा होगा उसका स्कोर हाई होगा। लेकिन कंप्लेन वाला जो परसेंटेज है उसको प्लस नहीं किया, उसको माइनस किया उससे, क्योंकि वो तो उसकी वो नेगेटिव एस्पेक्ट है ना, तो वो उससे माइनस किया। कैसे किया मैंने सिंपल इस तरह किया, इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस कंप्लेन वाला जो परसेंटेज है वो परसेंटेज मैंने माइनस किया। तो इसका ओवरऑल अगर इसको मैं निकाल दूं तो इसका 150 पर स्कोर आता है। लेकिन अगर मैं इससे कंप्लेन निकाल दूं, कंप्लेन इसके अगेंस्ट 7% कंप्लेन है, तो फिर ये 143 पे आ जाएगा। तो ये एक जस्टिस होगा ना, क्योंकि आपने इसके परसेंट कंप्लेन क्वेश्चन। एक तरीका तो ये है कि ओवरऑल स्कोर आप जिस तरह भी डिसाइड करते, आप कहते हो कि जिसकी अटेंडेंस को मैं 1 ले लेता हूं, इसको भी 1 ले लेता हूं और इसको मैं माइनस करूंगा, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, इन दोनों को प्लस करो। तो ये 1 नहीं है, ये 1 के अगेंस्ट अगर आप देखो तो ये क्या है, ये 0.6 है, ये 0.9 है। जनरली जब हम नंबर में बात करते हैं तो 0.6 और 0.9 इसको जमा करो और उससे 0.7 माइनस करो, तो फिर भी आपको उस तरीके से वो नंबर आ जाएगा। इससे मैं परसेंटेज अगर निकाल दूं तो ये मुझे फिर इस तरह दिखाएगा कि 1.43। क्यों? क्योंकि 0.6 प्लस 0.9 इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो, 0.6 प्लस 0.9, 1 मेरा फॉर एग्जांपल एक इंडेक्स मैंने ले लिया ना कि 1 मींस परफेक्ट, तो इन दोनों का ये आ रहा है, तो इसका कितना आया 1.5। अब मैंने इससे माइनस किया कंप्लेन वाला परसेंटेज, क्योंकि वो तो नेगेटिव है ना, उसको माइनस करवाना है। तो माइनस ये 7% है, तो इसका मतलब है 0.7, तो मैंने ये 0.7 लगा। तो इसने मुझे क्या बताया 0.8, कि इसका फिर स्कोर क्या आएगा 0.8 आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये 60 और 90, 0.6 0.9 और माइनस 0 पॉइंट, सॉरी ये 0.7 है, हाँ। तो 1 पॉइंट ये 0.7 से लेके 7% है, तो ये 0.07 है। तो ये 143, इधर भी 143। तो इस तरह भी हो सकता है, या सिंपल आप उसी तरह लेते हो। सिंपल बात है कि अगर एक बंदी की जो चीजें आप प्लस करते हो अगर वो अच्छे होंगे जितने, तो उसका ओवरऑल स्कोर अच्छा होगा, और जितने कंप्लेंट कम होंगे तो ओवरऑल स्कोर भी उस तरह और अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल इन दोनों का अगर आप मिला 98 और 99, तो बेहतरीन स्कोर होगा। अगर मैं फिलहाल कंप्लेंट को ना देखूं 189 स्कोर आता है, लेकिन इसकी कंप्लेंट बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से इसकी स्कोर कहाँ जाती है 168 पे चली जाती है। अब इस बंदे को आप देखो, इसका 98 है, लेकिन इस वाले का 90% इससे कम है, और अटेंडेंस भी इनसे कम है, लेकिन इसके खिलाफ कंप्लेंट बिल्कुल नहीं है, तो ये 18। इसी तरह ये एक मिसाल है कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे एनालाइज करते हो। अब इसके लिए जो फार्मूला, फॉर एग्जांपल अगर ये हजारों लोग हैं इस तरह, और आप सिंपल उनसे लेना चाहते हो, मुख्तलिफ कंडीशन अप्लाई करना, सिर्फ एफ नहीं, एफ के साथ साथ एंड, एफ और एंड दोनों की मिलाना चाहते हो, तो इसके लिए कैसे करना है।
अब फॉर एग्जांपल मैं इस ओवरऑल स्कोर पे भी कर सकता हूँ, ये मैंने निकाला तो मैंने जिस तरह ये फार्मूला उस दिन अप्लाई किया था उस एफ वाले सेशन में, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो उसमें मैंने इस पे अप्लाई किया था। अब मैं अगर इस पे करना चाहूँ ओवरऑल स्कोर पे तो मैंने हर जगह ये ड्रैग करना होगा, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। अब के लिए एक आसान तरीका बताता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरे फार्मूले के अंदर जो रेंजेस दिए हैं ये किसी कॉलम पे है लेकिन ये मैंने उस कॉलम से किसी और कॉलम पे शिफ्ट करना है, तो मैं इस तरह एक एक को नहीं कर सकता, मैंने आसानी से करना है। तो सिंपल तरीक़ाकार है। इसमें किस चीज़ को आपने चेंज करना है, D5 को, हर जगह D5 लिखा है ना, तो आप सिंपल इसी सेल में रहो, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल F दे दो और इसको कहो कि जहां जहां D5 इस फार्मूले में लिखा है उसको रिप्लेस कर दो, किससे, H5 से, ये H कॉलम, इसको करो H5 से और रिप्लेस। अब ऑल डन। अब देखो, अब तो सारा रेंज जो है वो इधर आ गया, H5 H5 H5। तो फार्मूले के अंदर वाली चीजें भी आप चेंज करवा सकते हो कंट्रोल फाइंड और रिप्लेस से। ये एक सिंपल तरीक़ाकार था, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में दे दें, मैं दोबारा इस पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन जब आपके फार्मूले के अंदर बहुत सारे रेंजेस और आप उनको सिंपल चेंज करना चाहते हो, अभी एक नेक्स्ट सेक्शन भी हमारा आ रहा है उसमें और एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ओवरऑल स्कोर पे तो ये सिंपल इस तरह आ गया कि मैंने इसको भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, ओवरऑल मैं डिसीजन लेता हूँ कि अब, लेकिन इसके लिए फिर मैंने स्कोरिंग चेंज करनी है ना अपनी, क्योंकि वो जो मैंने किया था वो तो मैंने क्राइटेरिया पिक किया था। अब चलते हैं कि जब आप इस तरह करते हैं मल्टीपल एरियाज को एनालाइज, तो इसके लिए पहले तो आपने क्राइटेरिया बनाना है। अब मैंने क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया है कि परसेंट अचीवमेंट के लिए मेरा ये है कि जिसकी भी इससे ज्यादा या प्लस हो, ये अटेंडेंस में मैंने ये क्राइटेरिया दे दिया और कंप्लेंट में मैंने उल्टा किया। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा हो या इक्वल टू, या कि मैं कह रहा हूँ कि इससे कम हो या इक्वल टू हो। तो ओवरऑल अगर ये सिचुएशन किसी की है तो उसको ये दे दो, अगर ये सिचुएशन किसी के, तो ये तो आपने पहले से डिसाइड कर, जब आपने ये डिसाइड किया तो अब आप सिंपल यहाँ पे इस तरह करो कि इनको, अगर आपने ओवरऑल स्कोरिंग के लिए डिसीजन लेना है तो यहाँ पे आपने ये प्लस करना है और कहना है कि अगर ओवरऑल स्कोर पे मैं जाऊंगा तो मेरे लिए ये सिचुएशन होगी कि अगर किसी का 175% से ऊपर है तो वो आउटस्टैंडिंग है, अगर ये है तो इस तरह ये मैंने प्लस किए ये मार्क्स सबके। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एफ और एंड का फार्मूला सीखना चाहता हूँ, तो एफ और एंड का फार्मूला पहले सिंपल समझाता हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। कैसे करेंगे, एज इक्वल टू लगाया, मैंने कहा एफ और फिर कह देता हूँ ए एन डी, एंड। अब जब मैंने एफ लगाया तो मैं सिर्फ एक कंडीशन दूंगा, अब जब एंड लगाया तो मैं 2 3 4 5 कंडीशन दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ इफ दिस अटेंडेंस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, क्या डिसाइड किया था मैंने, 90% पहले मेरा है ना, और ये 85 और ये 0, अगर ये 90% से ऊपर है। अब दूसरा लॉजिक भी देता हूं, अगर अटेंडेंस भी 90% से ऊपर है। अब तीसरा कंडीशन भी देता हूं, एंड मैंने लगाया है, अब मैं दे सकता हूं जितनी भी लॉजिक में देना चाहता हूं। और अगर ये, अब इसको उल्टा करूंगा, कम करूंगा, ये मैंने जो निशान यूज किया है ये ग्रेटर के लिए, अब कंप्लेन है तो इसको मैं कहूंगा कि अगर ये लिस है या इक्वल टू 0% है। अब तीन कंडीशन मैंने दे दिए कि अगर अचीवमेंट 60% या इससे ऊपर है, अगर अटेंडेंस 90% या इससे ऊपर है, और अगर कंप्लेंट 0% से कम है, तो आप इस बंदे को क्या करो, अब मैंने यहां तक एक ब्रैकेट डालना होगा। एफ वाले में हम ब्रैकेट नहीं डालते थे लेकिन इसमें हम इसलिए डालेंगे कि ये जो एंड के लिए मैंने चीजें लिखी है इसके लिए मैंने सिर्फ डाल दिया, बंद किया। अब ये मुझसे कह रहा है कि वैल्यू एफ ट्रू, अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो तो क्या वैल्यू होगी, मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग, वो इन्वर्टेड कामाज में उस तरह बंद किया। अब ये मैंने सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग के लिए दिया। अब और जब आगे दूंगा तो यही सेम एफ से लेके यहां तक
इसको कॉपी करो और हर कामे के बाद इसको डालते जाओ और कंडीशंस चेंज करते जाओ। ये आपने आउटस्टैंडिंग के लिए, ये आउटस्टैंडिंग के लिए ये था। अब वेरी गुड के लिए ये वाले दे दो, इसके लिए ये वाले दे दो। ये भी मैं आपके सामने करता हूँ, लेकिन पहले इस पे अप्लाई करते हैं। अब मैंने ब्रैकेट बंद करके डायरेक्ट कर दिया। अब ये क्या कह रहा है? फॉल्स। क्यों फॉल्स कह रहा है? क्योंकि अभी ये क्राइटेरियाज हमने देखे नहीं, हमने सिर्फ इसको 90% से ऊपर वाली चीजें बताई है। तो इसमें सिर्फ एक बंदा फिलहाल आ रहा है, वो ये है। इसका अचीवमेंट भी 90% के बराबर है, अटेंडेंस भी, और ये भी 0 है, तो इसने डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग दे दिया। अब जो और कंडीशन है, इसको सिंपल आपने ये ये जो एफ से लेके यहां तक, इसको आप एमएस वर्ड में भी एक दफा इस तरह बनाओ और फिर इसको ले जाके ना वर्ड में उधर पहले बना लो सारा। फॉर एग्जांपल ये मैंने रख दिया इधर। अब मैं आगे क्या करता जाऊंगा? मैं सिंपल इसको उठाता जाऊंगा, रेंज तो मेरा वही होगा ना। मैं सिंपल कामा लगा के इसको इस तरह उठाता जाता। ये अब मैं क्या कह रहा हूं? दूसरा मेरा क्या था? दूसरा मेरा ये था कि ये 80 75 टू ये वाला अब मैं कर रहा हूं। तो 80 75 और 2 के लिए वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने किया 80, इसको मैंने किया 75 और इसको मैंने किया 2 और इसको नाम दे दिया वेरी गुड या एक्सीड एक्सपेक्टेशन या जो भी नाम आप देना चाहते हैं। यहाँ ये भी किया। अब फिर से काम, फिर से पेस्ट किया। तीसरा तीसरा मेरा ये है, ये वाला रूल मैं उधर दे देगा। अगर ये 60 है, ये 65 है, ये 5 है, तो यहाँ पे हो गया 60, ये हो गया 65 और ये हो गया 5। ठीक है ना? तो इसको क्या करो? इसको मैंने इधर लिखा है मीट एक्सपेक्टेशन में डाला करो। तो मैंने ये मीट एक्सपेक्टेशन का दे दिया। अब दोबारा कामा लगा के मैंने एफ से लेके यहां तक एक और भी लॉजिकल टेस्ट करवाना है। और वो क्या है? वो मेरा ये वाला टेस्ट है, जिसमें मैं कह रहा हूं 40 40 और 7 बिलो एक्सपेक्टेशन। तो इसमें मैंने इधर आके 40 40 और ये मैंने किया 7 और इसको किया बिलो एक्सपेक्टेशन। अब आखिरी रहता है, तो आखिरी डालने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल आखिर में मैं वो जो कह मुझसे पूछेगा ना कि अगर ये फॉल्स है तो बस सीधा आप उधर फिर आखिर में और क्या नीड्स अलर्ट में इम्प्रूवमेंट डाल दो, क्योंकि इसके बाद तो और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो ये मैंने इस तरह करके उठाया, यहां से मैंने इज इक्वल टू के साथ कॉपी किया और इधर पेस्ट किया। ये जब ऐसे आया तो इसको मैंने क्या किया? एंटर। अच्छा, ये जो वो मिसिंग है ना, ब्रैकेट्स मिसिंग है, तो वो मैंने सारे डाल दिए। अब ये इसने क्या किया? बिलो एक्सपेक्टेशन आखिर तक मैंने पेस्ट किया। ये किस में आया? बिलो एक्सपेक्टेशन में। क्यों? क्योंकि इसकी अचीवमेंट भी 60%, अटेंडेंस इसकी 90 है, लेकिन कंप्लेंट इसके 7 है। इस फार्मूले को दोबारा इधर रेंज में भी देख लेते हैं। इफ एंड ये 90% और लेस देन 0% तो आउटस्टैंडिंग। इफ इफ एंड D5, सॉरी ये इसमें स्पेस कहीं आया है, ये मैंने किया। इफ एंड D5 80%, E5, ये D5 है, ये E5 है, ये G, ये सारा इसी तरह होगा DEG5। तो ये 75% और G5%। अगर 2%, वो तो मैंने नीचे से लेना है ना, यहाँ पे मुझे पता है ऑलरेडी 2%। ये आप इस तरह रेंज भी करवा सकते हो इधर। और मैंने आपको जिस तरह पहले सेशन में कहा था कि फिर आप जब यहाँ चेंजेस करोगे सारे डेटा में वो चेंजेस खुद ब खुद होंगे। तो ये 2%, तो इसको क्या करो? इसको आप वेरी गुड कर दो या एक्सीड एक्सपेक्टेशन कर दो। इफ D5 60%, E5 दिस, और ये लेस देन 5%, तो मीट एक्सपेक्टेशन में ये आ जाए। और अगर ये D5 है 40%, E5 है लेस देन 45 ग्रेटर देन, और ये है लेस देन या इक्वल टू 7%, तो इसको डाल दो बिलो एक्सपेक्टेशन में। और आखिर में जब मेरे सारे क्राइटेरियाज पूरे हो गए बिलो तक, अब सिर्फ एक ही रहता है, तो उसके लिए दोबारा इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल
वैल्यू इफ फाल्स, ये तो मैंने सारे ट्रू, अगर ट्रू है तो ये सारे कंडीशन, वरना अगर फाल्स है तो नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट, जिसका मतलब ये होगा कि जब इन सब क्राइटेरियाज में नहीं आ रहा है तो वो बिलो एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। और इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर दे तो ये आपको दिखा रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें, ये आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बता रहे हैं। एक बंदा जिसने 98% अचीवमेंट ली है और अटेंडेंस उसकी इतनी है, लेकिन फिर भी वो नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट में है। क्यों? क्योंकि उसके खिलाफ कंप्लेंट्स भी है। तो आप अगर ओवरऑल स्कोर पे देखते हो तो वो भी अलग चीज है, लेकिन अगर आप इस तरह इफ के साथ मुख्तलिफ कंडीशंस लगाना चाहते हो तो फिर उसके लिए ये तरीका। इस सेशन का मकसद बेसिकली मेनली ये था कि कैसे आप इफ फंक्शन को एंड या आर के साथ यूज कर सकते हो, हाउ टू यूज इफ फंक्शन विद मल्टीपल कंडीशन। जब आप फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अगर किसी बंदी के स्कोर या इस किसी बंदी की परफॉर्मेंस अगर 90% से ऊपर है तो उसको ऑटोमेटिकली आप मार्क कर दो आउटस्टैंडिंग। ये तो सिंपल एफ का फार्मूला हो गया। इफ person achievement of a person is more than 90% are equal to, so इन्वर्टेड कामर्स में आपने लिख दिया आउटस्टैंडिंग। लेकिन अगर आप कहते हो कि अगर किसी बंदे की पर्सन अचीवमेंट 90% से ऊपर है लेकिन उसके अदर क्वालिटीज को भी देखना चाहते हो आप, जो आपने ऑलरेडी इधर लगाए होंगे, तो वो फिर आपको बीच में एंड लगाना होता है। मतलब इसका ये है कि जब आप सिंपल एफ करते हो तो आप इस तरह करते हो और रैंक ले लेते हो, लेकिन आप जब एंड मल्टीपल कंडीशन एक ही बात में देते हो कि अगर ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, तो फिर आपने एक एंड भी साथ में लिखना है। और फिर अपने फार्मूले का पैटर्न क्या होगा, इफ एंड। यहाँ पे अगर आप जिस जिस चीज पे करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप पर्सन अचीवमेंट पे करना चाहते हो तो पहले इसको रेंज कर दो, फिर कामा। अटेंडेंस पे भी करना चाहते हो, अटेंडेंस ज्यादातर हम ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छी बात तो नहीं है कि हम किसी की अटेंडेंस पे उसकी इवैल्यूएशन करें, क्योंकि बीमार भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वैसे स्टूडेंट्स या इसके लिए था। लेकिन इसकी एक अच्छी मिसाल और ये है कि फॉर एग्जांपल आपके जो स्टाफ मेंबर्स है, अगर उनकी अचीवमेंट आपने देखी है कि एक बंदा है जॉन, उसने 89% अचीवमेंट ली है और कितने दिनों में किया है, 5 दिनों में किया है, ठीक है। और टारगेट कितने दिनों के लिए था, 10 दिनों के लिए था। तो इसकी पर्सन अचीवमेंट तो 89% है, लेकिन इसने ये कितने दिनों में किया, 5 किया है। अब एक बंदा है, इसकी 93% अचीवमेंट है, लेकिन इसने भी ये 5 दिनों में किया है। तो ये भी तो जस्टिस नहीं है कि हम ये ना देखें। तो इसको आप इस तरह फिर देख सकते हो। और इसकी पर डे परफॉर्मेंस अब क्या होगी, 200%। क्यों? क्योंकि इसने 10 डेज में करना था और इसने 5 में किया, तो इसका 200% है। तो जब ये और ये मिल जाएंगे तो इसका स्कोर शायद इस वाले से ज्यादा हो, क्योंकि आप जब इन दोनों को देखोगे, इसके क्योंकि इसने भी 5 दिनों, फॉर एग्जाम्पल इसने ये 6 दिनों में किया है, ठीक 8 दिनों में किया है। तो अब आप देखो इसका ये वाला और ये वाला जब आप जमा करते हो, ये और ये, तो इसकी ओवरऑल स्कोर आएगी। फॉर एग्जाम्पल इधर मैं प्लस कर देता हूं, इसको भी और इसको भी, तो इसका 217 आता है। लेकिन इस वाले का 288 आता है, क्योंकि इसने बहुत कम दिनों में वो किया है। तो इस तरह डिफरेंट, मेन मकसद ये कि फार्मूला जरूरी इतना नहीं है, वो तो आसान है। आप गूगल आइडियाज को कैसे आप इस तरह कंपाइल कर सकते हैं ताकि आपके फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आपने टारगेट्स भी दिए हैं, आपने और भी कुछ क्राइटेरिया सेट किए, तो उन सब क्राइटेरिया पे कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे। आई होप आप लोगों को ये इजी लगा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर डाल दें। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट शेयर करें। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्ड करें, मैं आपको टेक्स्ट या दूसरे वीडियो से ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस आगे मिलते जाए। थैंक यू सो मच।